गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास विषय के अंतर्गत प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में बताएंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में भारत आई और उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना और धर्म प्रचार करना। उसका कोई भी शिक्षा से लेना देना नहीं था। परंतु चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जब व्यापार करने आई, उसने यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज, अपने औद्योगिक कारखाने लगा दिए, तो उस समय उनको एक निचले तबके के लिए कर्मचारी वर्ग की आवश्यकता पड़ रही थी। और वो अगर जो अपने वहां से मंगाते थे, इंग्लैंड से सेवक मंगाते थे या कर्मचारी मंगाते थे, तो उनपे उनको बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा था। तो वो उनका एक मुख्य लक्ष्य था, एक बाबू वर्ग तैयार कर लें जो हमारी कंपनियों में काम करे। इसलिए भी उन्होंने भारतीयों की शिक्षा की तरफ ध्यान दिया। परंतु शिक्षा की मुख्य धारा में वो कैसे जुड़े, क्योंकि जब ये व्यापार करने आते थे तो उनके सामने एक शर्त रखी गई थी कि आप एक आज्ञा पत्र ब्रिटिश पार्लियामेंट के समक्ष लाएंगे और ब्रिटिश पार्लियामेंट उसका रिन्यूअल करेगी। तब प्रत्येक 20 वर्ष के बाद में आपको पुनः अनुमति व्यापार की लेनी पड़ेगी। इन्हीं आज्ञा पत्रों को हम शैक्षिक जगत में चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। तो पहला चार्टर एक्ट हमारा आया 1793 में। अभी हमने आपको बताया कि 20 वर्ष के बाद ये चार्टर एक्ट रिन्यूअल होते थे। तो अगर जो आपको याद करना है तो इनमें आप 20-20 वर्ष जोड़ते जाइए। जैसे पहला आया 1793 में, तो नेक्स्ट आएगा 1813 में, फिर उसका नेक्स्ट आएगा 1833 में, फिर उसके बाद आएगा 1853 में। इस तरीके से चार्टर एक्ट आते चले जाते थे और इनको व्यापार के लिए अगली अनुमति मिल जाती थी और उसमें पुनर्शोधन ब्रिटिश पार्लियामेंट कर देती थी। अब ध्यान दीजिएगा, पहला चार्टर एक्ट जो 1793 का आया, उसमें क्या किया गया? उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर शिक्षा का दायित्व सौंप दिया गया। चूंकि ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ व्यापार करने के इरादे से आई थी, लेकिन उसमें उसका कुछ व्यक्तिगत हित भी था जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसलिए उसने शिक्षा की तरफ ध्यान देना प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब उसने शिक्षा दी तो टोटली वो पाश्चात्यवादी शिक्षा के ऊपर उसने ध्यान दिया। दूसरा हमारा जो चार्टर एक्ट आया 1813 का चार्टर एक्ट, ध्यान दीजिएगा 1813 का चार्टर एक्ट शैक्षिक जगत में बहुत इसका मायने रखता है, क्योंकि 1813 का ही चार्टर एक्ट वो चार्टर एक्ट था जिसने हमारे प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जन्म दिया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद को 1813 के चार्टर एक्ट ने जन्म कैसे दिया। 1813 की चार्टर एक्ट की 43वीं धारा में लिखा गया था कि साहित्य के पुनरुत्थान तथा भारतीय विद्वानों हेतु 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। बस यही वो बिंदु था, यही वो मुद्दा था जिसने इतने बड़े विवाद को जन्म दिया जो लगभग 20 वर्षों तक चला। ये एक ऐतिहासिक घटना थी जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया था। क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए की धनराशि कोई कम धनराशि नहीं थी और उस धनराशि के पीछे लड़ाई होने लगी, विवाद होने लगे कि ये जो साहित्य इन्होंने लिखा था, इसमें इन्होंने कहीं पे भी क्लियर नहीं किया था कि हम किस साहित्य की बात कर रहे हैं, किस साहित्य के पुनरुत्थान की बात कर रहे हैं, प्राच्य साहित्य के कि पाश्चात्य साहित्य के। और चूंकि उसमें पूरा दल पाश्चात्यवादियों का इकट्ठा था, इसलिए वो कह रहे थे हम इस रुपए को पाश्चात्य साहित्य पे खर्च करेंगे, लेकिन भारतीय और कुछ अंग्रेज प्राच्य साहित्य के पक्ष में थे। अब आप देखिए कि इसने प्राच्य पाश्चात्य विवाद को जन्म दे दिया। प्राच्य पाश्चात्य विवाद 2 भागों में बट गया, प्राच्य शिक्षावादी और पाश्चात्य शिक्षावादी। एक गुट छोटा सा बना था लोक भाषावादी का भी, जो ये कह रहे थे कि लोक भाषा में शिक्षा दी जाए, लेकिन वो विवाद में ज्यादा उछले नहीं। इसलिए मुख्य बिंदु इन्हीं दोनों का आ रहा है, प्राच्य शिक्षावादी और पाश्चात्य शिक्षावादी। अब आप देखिए, प्राच्य शिक्षावादी वो शिक्षावादी थे जो ये चाहते थे कि 1 लाख रुपए की धनराशि भारतीय प्राच्य साहित्य के पुनरुत्थान पे खर्च की जाए, क्योंकि भारतीय प्राच्य साहित्य अपने आप में अक्षुण्ण है, अपने आप में गरिमामयी है, इसलिए उसी पे खर्च किया जाए। अब आप ध्यान देंगे कि इसमें कुछ अंग्रेज भी थे। क्यों इसमें अंग्रेज शामिल थे? क्योंकि कुछ तो अंग्रेज ऐसे थे जैसे प्रिंसेप हैं, मिंटो हैं, ये सब भारतीय साहित्य से प्रभावित थे। इन्होंने यहाँ तक कहा था कि अगर जो भारतीय साहित्य का हम आयात अपने देश में कर लें तो हमारा देश भी कहीं अधिक नैतिक उन्नति के शिखर पे पहुंच जाएगा। इसलिए ये चाहते थे कि प्राच्य शिक्षा पर भी खर्च किया जाए, जिससे लोग इसकी संस्कृति से, इसके विचारों से समृद्ध हों। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी थे, विल्सन और कुछ और ऐसे नवयुवक अधिकारी थे जो ये नहीं चाहते थे कि ये भारतीय पाश्चात्य ज्ञान लेकर के हमारे समकक्ष खड़े हों।
अब आपने देखा कि दो ग्रुप बने, प्राच्य और पाश्चात्य के। फिर प्राच्य में भी जो समर्थक थे प्राच्य के, तो कुछ इसलिए समर्थक थे कि भारतीय संस्कृत से प्रभावित थे, कुछ इसलिए समर्थक थे कि वो नहीं चाहते थे कि भारतीय जो है पाश्चात्य ज्ञान लेकर हमारे समकक्ष खड़े हों। तो ये प्राच्य शिक्षावादी हो गए और दूसरे हुए पाश्चात्य शिक्षावादी। अब आप ध्यान दीजिए, पाश्चात्य शिक्षावादी कौन थे? पाश्चात्य शिक्षावादी वो शिक्षावादी थे जो इस 1 लाख रुपए की धनराशि को पाश्चात्य शिक्षा पर खर्च करना चाहते थे। इन पाश्चात्यवादियों में मुख्य रूप से नवयुवक अधिकारी, मिशनरी, चार्ल्स ग्रांट, राजा राम मोहन राय आदि सम्मिलित थे। नवयुवक अधिकारी जो थे उसमें कुछ भारतीय भी थे। चूंकि उनको नौकरी मिल चुकी थी इसलिए वो पाश्चात्य ज्ञान से ओतप्रोत थे। वो कह रहे थे कि 1 लाख रुपए की धनराशि को हम पाश्चात्य साहित्य पर खर्च करेंगे तो हमारे भारतीय, उनकी लैंग्वेज में था कि वो भारतीय जो गंवार थे, जो पिछड़े हुए थे, वो शायद उभर के आएंगे। और मिशनरी थे, चार्ल्स ग्रांट इसके मुख्य पुरोधा थे, जो ये कह रहे थे, जिनको हम अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी कहते हैं भारतीय में। तो ये सब लोग चाहते थे कि हम पाश्चात्य साहित्य के ही ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करेंगे। इसमें कुछ ऐसे भारतीय जैसे राजा राम मोहन राय जी भी थे, जो भारतीय समाज सुधारक थे। वो चाहते थे कि अगर जो हम भारतीयों को कुछ पाश्चात्य ज्ञान दे देंगे तो वो जो वर्षों से चली आ रही रूढ़िवादियों और अंधविश्वासों से दूर हो सकेंगे। आपने देखा इसमें भी 2 ग्रुप थे, जो पक्ष में भी थे और इसलिए चाहते थे कि वो हमारे समकक्ष ना हो। इसमें भी 2 ग्रुप बन गए थे, जो ये चाहते थे, जो पाश्चात्य ज्ञान से प्रभावित भी थे, और कुछ ऐसे थे जो ये चाहते थे कि पाश्चात्य ज्ञान दे करके हम भारतीयों को कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, रूढ़िवादियों से बाहर ला सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद उभरा 1813 के चार्टर एक्ट की 43वीं धारा से और लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा। 20 वर्षों के बाद जब ये 1833 का हमारा चार्टर एक्ट आया, तब फिर ये विवाद इतना उछल रहा था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को फिर एक्शन लेना पड़ा। उन्होंने कहा इस विवाद को किसी तरीके से शांत कराया जाए। तो लॉर्ड मैकाले, जो कि पाश्चात्य साहित्य का पुजारी था, पाश्चात्य साहित्य का कट्टर समर्थक था, उसको बुलाया गया। 1834 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक कानून सदस्य सृजित किया गया। उस सदस्य के पद पर लॉर्ड मैकाले बुलाया गया इस विवाद का अंत करने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि एक जरा सी लाइन के पीछे साहित्य के पुनरुत्थान जिसको क्लियर नहीं किया गया और भारतीय विद्वानों में 1 लाख रुपए की धनराशि के लिखने के पुनर्शोधन के समय वर्णित करने की वजह से ये बहुत बड़ा प्राच्य पाश्चात्य विवाद उछला, जो लगभग 20 वर्षों तक चलता रहा। ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना थी जो कि हमारे शैक्षिक जगत पर बहुत मायने रखती है। धन्यवाद।